हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इसकी पहले भी मैंने काफी वीडियो अपलोड की हुई है, इसकी एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो देशों के बीच व्यापार होता है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटररीजनल, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो वो किस तरह का होता है। हमको ये तो पता है कि तो जब दो देशों के बीच में जो बिजनेस होता है, जो ट्रेड होता है, वो आपका एक्सटर्नल होता है। जब किसी देश की जो बाउंड्रीज होती हैं, जो सीमाएं होती हैं, भौगोलिक सीमाएं हैं, उसके अंदर जो ट्रेड होता है, जो बिजनेस किया जाता है, वो इंटरनल होता है, और जो उसके बाहर किया जाएगा वो एक्सटर्नल हो जाता है। और जब दो राज्य आपस में करते हैं जो बिजनेस होंगे, जैसे कि एमपी है और बिहार है, या एमपी है या दिल्ली है, यूपी है, ये आपस में स्टेट अगर कर रहे हैं तो वो अंतर्राज्यीय हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाह्य, एक्सटर्नल। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार से होता है। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अमंग कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉपरेशन, हेटर्ड, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन में कह रहा है, जब दो देश या कई देश आपस में बिजनेस कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहां पर उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कह सकते हैं, या फिर क्या उसका कंक्लूजन निकल के आता है, या उससे क्या चीज फैलती है, बढ़ती है। तो वो हो जाएगा सहयोग, कोऑपरेशन। जब कई देश आपस में मिल करके या दो देश आपस में मिल करके कोई ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके बीच आपस में कोऑपरेशन, सहयोग बढ़ता है। कि बहुत तरीके से सहयोग करते हैं। कभी कभी किसी आवश्यकता होती है तो डेब्ट की है, या फिर किसी तरह के सब्सिडी की आवश्यकता है कि करों में छूट देना है, वो आपस की संधि कर सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड जो की जाती है, तो बहुत से सहयोग बढ़ते हैं। तो क्या आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को छोड़कर सभी विदेशी व्यापार के लाभ हैं। ऑल आर एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड एक्सेप्ट डैश। पीपल गेट फॉरेन एक्सचेंज, चीपर गुड्स, नेशंस कंपटीशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कोई एक जो है वो विदेशी व्यापार का बेनिफिट नहीं है, एडवांटेज नहीं है, लाभ नहीं है, बाकी सारे क्या हैं, उसके लाभ होंगे। विदेशी व्यापार करने से जो एडवांटेजेस मिलते हैं वो होंगे। लोगों को विदेशी मुद्रा मिलती है, सस्ता माल मिलता है, राष्ट्र प्रतिस्पर्धा करते हैं, देशों के संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है। तो यहाँ पर क्या लाभ होता है इससे, तो यहाँ पर जो सस्ता माल है, चीपर गुड्स, ये भी रहेगा कि तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर प्रोडक्शन जो हो रहा है वो काफी कम कॉस्ट पर होता है, कम लागत पर होता है। जैसे कि चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, तो चाइनीज मोबाइल जो होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं, चीपर साइड पे होते हैं। और इंडियन की अगर बात करें, जो इंडियन कंपनीज बना रही हैं, तो वो क्या रहेंगे, थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं। तो कंपटीशन हमेशा चलता ही रहता है। इसमें ये रहता है कि अगर हम जो है चाइना के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर वहां से अगर जो भी हमारे कंट्री में मोबाइल है या जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे रिलेटेड, तो क्या रहेगा, वो काफी चीपर होती है, सस्ते मूल्य पर हमको मिल जाती है। प्रतिस्पर्धा रहती है, कंपटीशन रहता है। कंपटीशन का भी एक ये बेनिफिट रहता है कि जब कंपटीशन कई राष्ट्रों में एक साथ होता है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे होते हैं, तो कंपटीशन जो होता है वो 3 लेवल का हो जाता है, 3 लेवल कंपटीशन हो जाता है। एक तो आप जो दूसरी कंट्री में जाकर के कर रहे हैं, और साथ ही उस कंट्री के जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर हैं, जो कंपनीज हैं, और साथ ही जो अदर कंट्रीज भी आ रही हैं उस कंट्री में अपना बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो वहां पर जो कंपटीशन होता है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वो कंज्यूमर को ही होता है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन की वजह से उन्हें कम से कम मूल्य पे अच्छी से अच्छी वस्तुएं मिल जाती हैं, चीप से चीप प्राइसेस पे अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, जो इम्पोर्टेड भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं क्वालिटी में। साथ में जो देशों के संसाधनों का इष्टतम उपयोग, कई बार ऐसा होता है क्योंकि इसमें कई तरह का बिजनेस होता है, तो ग्लोबलाइज्ड कंपनीज भी होती हैं, एमएनसीज भी होती हैं, तो उसमें ये रहता है कि दूसरी कंपनीज हमारे यहाँ आकर के अपना अगर प्लांट लगा रही हैं, तो यहाँ पर जो भी संसाधन उनका भी यूज करती हैं, जिससे कि अगर अपने यहाँ के देश में कुछ ऐसी कंपनीज नहीं है तो उसको सही ढंग से यूज कर पाए। अदर कंट्री के आकर के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो उसको यूज करके उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किसको पहुंचेगा, कंट्री को ही पहुंचता है। ये सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, लेकिन जो लोगों को विदेशी मुद्रा मिलना है, ये कोई बेनिफिट नहीं होता है जो फॉरेन ट्रेड होगा उसका। कि विदेशी मुद्रा तो आती है, लेकिन उससे पूंजी निर्माण होता है, डायरेक्ट लोगों के हाथों में नहीं आती। तो यहाँ पर ये इसका एक बेनिफिट नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ है डैश के बीच व्यापार। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स ट्रेड बिटवीन डैश प्रोविंसेस, कंट्रीज, रीजन्स, नन।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका अर्थ क्या रहेगा कि किसके बीच व्यापार को इंटरनेशनल ट्रेड में रखा जाता है। तो जो देशों के बीच व्यापार होता है, कंट्रीज के बीच में जो होता है उसको रखा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देश विदेशी व्यापार कर सकते हैं यदि डैश अलग हो। टू कंट्रीज कैन गिव फॉर्म फॉरेन ट्रेड इफ डैश आर डिफरेंट, इफेक्ट, टैरिफ, कॉस्ट, नन। तो दो देशों के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड है, व्यापार है, किया जा सकता है। कब किया जा सकता है कि जब प्रभाव बहुत पड़ रहा हो या प्रशुल्क जो होता है, टैरिफ होता है, वो अलग अलग हो या फिर लागतें अलग अलग हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कब ऐसा हो सकता है, जो वस्तुएं हैं जो जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसकी जब कॉस्ट अलग अलग होती है तभी व्यापार संभव हो पाए, क्योंकि तभी फायदा भी होता है। अगर हम इस कंट्री में कोई चीज 100 रुपए की बेच रहे हैं और विदेश में भी जाकर उसे हम 100 ही रुपए का जो है सेल कर रहे हैं, तो जो भी मैन्युफैक्चरर से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जब हमारी लागतें अलग आ रही हैं, यहाँ बनाने की कर जो हम सेल प्राइस रख रहे हैं और जो विदेश में हमारा सेल प्राइस होगा वो ज्यादा रहेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या रहता है कि जब लागतें अलग अलग होती हैं तो वहां पर बिजनेस जो होगा वो इंटरनेशनल ट्रेड हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशों के बीच व्यापार की व्याख्या करने वाला सिद्धांत कहलाता है। The theory explaining trade between two countries is called comparative disadvantage theory, comparative cost theory, comparative trade theory, none of the above। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो दो देशों के बीच व्यापार होता है तो उसमें कौन सा सिद्धांत है जो उस व्यापार की व्याख्या अच्छे से करता है। तो अभी हमने पढ़ा ही है कि जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट जो अलग अलग होती है तभी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ज्यादा अच्छे से पॉसिबल हो पाता है, या फिर फेवरेबल होता है या फिर बेनिफिशियल होता है। तो उसमें कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, वो हो जाएगा तुलनात्मक लागत सिद्धांत, कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे कहा जाता है। डेविड रिकार्डो प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कार्ड, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, थ्योरी ऑफ इक्वल एडवांटेज, थ्योरी ऑफ टोटल एडवांटेज। तो यहाँ पर जो डेविड रिकार्डो थे उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड एक सिद्धांत दिया था। तो उस सिद्धांत का नाम क्या है आपको ये बताना है कि पूर्ण लाभ का सिद्धांत या फिर तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, समान लाभ का सिद्धांत या फिर कुल लाभ का सिद्धांत। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। से कभी कभी तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत में क्या बताया था, जो रिकॉर्डर थे उन्होंने कहा था, वैसे तो काफी सिद्धांत दिए गए हैं इसके बारे में, जैसे लागतों में निरपेक्ष अंतर का सिद्धांत दिया है एडम स्मिथ ने, अवसर लागत का सिद्धांत दिया है प्रोफेसर हैबलर ने, हेक्टर तथा ओवलिन का सिद्धांत है जो कि आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। तो यहाँ पर जो तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत जो प्रोफेसर रिकार्डो ने दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो विभिन्न देश होते हैं एक ही तरह की वस्तुओं को, प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उनको उत्पादन करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, उत्पादन लागत होती है, उसमें अंतर होता है। ये अंतर क्यों होता है, डिफरेंस क्यों आता है, तो बहुत से रीजंस होते हैं। एक तो होता है कि श्रम के भौगोलिक विभाजन और साथ ही उत्पादन में विशिष्टीकरण की, सबके पास अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी है। कोई चीज की जो उसके पास भौगोलिक संसाधन अवेलेबल है या प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग कभी कभी होता है कि किसी देश में अलग अलग स्थितियां होती हैं, तो वहां पर उन चीजों को उत्पादन में कम कॉस्ट आती है, इस वजह से अलग अलग होते हैं। तो इनका मानना यह था कि जो जिस चीज को उत्पादन करने में विशिष्टीकरण है, जिसके पास जो ज्यादा स्पेशलिटी रखता है, उसको उसी चीज का उत्पादन करना चाहिए और उसी चीज का उसे दूसरे देश के साथ बिजनेस करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसको लाभ प्राप्त हो सके। तो जो आपस में लागतों में कंपेयर किया जा सकता है, लागतें अलग अलग होती है, तुलनात्मक होती हैं, इसी वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में बेनिफिट होता है, प्रॉफिट मिलता है, एडवांटेज है ये उसकी। तो यहाँ पर ये इनका सिद्धांत था। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन एक अर्थव्यवस्था द्वारा तैयार किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय एन इकोनॉमी, ईयरली, मंथली, वीकली, ऑल ऑफ दीज। तो जो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट है, या इसको बीओपी भी शॉर्ट में लिखते हैं, तो इसको कितना वर्ष के लिए या कितनी अवधि के हिसाब से तैयार किया जाता है, कि वार्षिक रूप में, मासिक रूप में, साप्ताहिक, या फिर इन तीनों ही तरह से तैयार किया जा सकता है। तो इसको जो बीओपी होता है वो वार्षिक रूप में ही तैयार किया जाता है, ईयरली तैयार किया जाता है। तो ये होता क्या है, एक बार ये देख लेते हैं कि बीओपी है क्या, भुगतान संतुलन या फिर भुगतान शेष या अवशेष भी कहा जाता है इसको। तो क्या होता है, एक वर्ष के अंदर विश्व के अन्य देशों के साथ, यानी कि एक वर्ष में जो कंट्री है वो बाकी की कंट्रीज के साथ
जो भी आर्थिक लेन देन कर रही, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर रही होती है, उन सब का लेखांकन, उनका विवरण जो लिखा जाता है वही कहलाता है आपका बीओपी या बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें जो लेन देन किए गए हैं, इसमें कुछ आपकी रिसिप्ट होती हैं और कुछ पेमेंट भी होते हैं, कुछ प्राप्तियां हैं, कुछ मिला है, आपको इनकम हुई है और कुछ आपने पेमेंट भी किया है, तो उन दोनों का ही इसमें विवरण होता है। लेकिन किससे रिलेटेड होता है? जो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार किया होता है, आर्थिक लेन देन किए होते हैं, उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और ये वार्षिक रूप से बनाया जाता है, 1 वर्ष की अवधि का होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने प्रकार के खाते शामिल होते हैं? काइंड्स ऑफ अकाउंट आर इंक्लूडेड इन बीओपी 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भुगतान संतुलन है, इसमें कितने तरह के खाते बनाए जाते हैं? तो मेनली इसमें 2 तरह के खाते रहते हैं, एक चालू खाता होता है, दूसरा पूंजी खाता होता है। करंट अकाउंट बनता है और कैपिटल अकाउंट बनता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 2 तरह के इसमें खाते बनते हैं। जो चालू खाता होता है, इसमें जितनी भी वस्तुएं या सेवाएं, इसमें प्रोडक्ट और जो सर्विसेज होती है, दोनों को ही शामिल किया जाता है। और साथ ही जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया गया है, जितने भी एक पक्षीय यानी एक तरफा जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, उन सबको ही इसमें शामिल किया जाता है। और जो पूंजी खाता होता है, इसमें वो सभी लेन देन आ जाते हैं जिसमें किसी एक देश के निवासियों द्वारा बाकी के जो कंट्रीज होती हैं उनके साथ या उनके निवासियों के साथ जो भी लेन देन किए जाते हैं, वो सारे के सारे इसमें दिखाए जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका एक चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रशुल्क अधिक है तो आयात डैश होगा। इफ टैरिफ इज हायर देन द इम्पोर्ट्स विल डैश इंक्रीज, डिक्रीज, सेम एज बिफोर, नन। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर जो टैरिफ है वो बहुत अधिक लिया जा रहा है तो इम्पोर्ट क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा या फिर पहले के जैसा ही रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर टैरिफ बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, यानी कि जो शुल्क लिया जाता है, जब आप दूसरे देश के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं तो वहां पर जो भी प्रोडक्ट आपके जाते हैं तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी ली जाती है, शुल्क लिया जाता है, टैरिफ लिया जाता है। तो वो अगर बहुत ज्यादा है तो वहां पर आयात क्या होता है? इम्पोर्ट्स घटने लगते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओपी का अर्थ है प्राप्तियों भुगतानों का संतुलन में डैश। बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ डैश ऑल बैंक्स, स्टेट बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बाय ए कंट्री, गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बीओपी का अर्थ प्राप्तियों और भुगतानों का संतुलन में किस चीज के भुगतानों और प्राप्तियों का संतुलन किया जाता है? जो किसी देश द्वारा विदेशी मुद्रा का जो विनिमय किया जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बाय अ कंट्री। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल व्यापार का अर्थ है आयात की तुलना में निर्यात डैश। फेवरेबल ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट्स आर डैश देन इम्पोर्ट्स। यानी कि कब माना जाता है कि जो व्यापार है या फिर विदेशी व्यापार है वो अनुकूल है? तो सिंपल सी बात है, एक तो एक्सपोर्ट होता है, दूसरा इम्पोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप अपने देश से दूसरे देशों में चीजों को, वस्तुओं को या सेवाओं को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं। और इम्पोर्ट का मतलब होता है जब दूसरे देश से आप अपने देश में चीजों को मंगा रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं। तो कब फेवरेबल होगा? जब आप निर्यात ज्यादा करेंगे और आयात कम होगा, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इम्पोर्ट हमारा कम होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि आयात की तुलना में निर्यात अधिक होगा, तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। फेवरेबल ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध निर्यात बराबर होता है नेट एक्सपोर्ट इक्वल डैश। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस ओनली। क्वेश्चन में कह रहा है जो नेट एक्सपोर्ट होता है, शुद्ध निर्यात होता है, वो किसके बराबर होता है? तो जब हम निर्यात में से आयातों को घटा देते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। जब एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट को लेस कर देते हैं, तब जो हमारा निकल के आता है उसे हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रशुल्क डैश अ टैरिफ इज ए increase the volume of trade, reduce the volume of trade, has no effect on volume of trade, both A and C। कि जो एक प्रशुल्क होता है, एक टैरिफ होता है, वो क्या करता है? व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, व्यापार की मात्रा को कम कर देता है, व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर ए और सी दोनों। तो जो टैरिफ होता है वो क्या करता है? वो व्यापार की मात्रा को कम कर देता है, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। एक आंसर होगा ऑप्शन बी।
तो टैरिफ वर्ड हमने कई बार सुना। ये टैरिफ या हिंदी में जो प्रशुल्क कहलाता है, होता क्या है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो वहां पर लगाया जाने वाला एक तरह का टैक्स होता है, कर होता है, जो कि इसलिए लगाया जाता है जिससे कि जो घरेलू उद्योग होते हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके उत्पादों के लिए संरक्षण मिल सके। यानी कि जब हम विदेशों से कुछ इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं, क्योंकि वहां पर की टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है और उनका सेलिंग प्राइस कम है हमारे देश में जो वस्तुएं बन रही हैं उनसे, तो अगर उसी मूल्य पर अगर हमने इंडिया में अपनी इंडिया की बात करें, उन चीज़ों को सेल करना शुरू किया, तो लोग अपने यहाँ की जो चीज़ें बन रही थी, अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को लेना बंद कर देंगे और उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदने लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो वो इम्पोर्टेड होते हैं, दूसरी बात ये रहेगा उसकी कॉस्ट कम होती है, इसलिए उसका सेलिंग प्राइस भी कम रहेगा। तो जिसकी वजह से अपने देश में जो आपके डोमेस्टिक कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा। तो उनको संरक्षण देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन वस्तुओं पर कर लगाया जाता है, जिससे कि उनकी जो कीमत होती है वो उतने ही लेवल पे आ जाती है जितने लेवल पर अपने यहाँ के जो भी कंट्री में वस्तुएं ऑलरेडी बिक रही होती हैं, जिससे कि कंपटीशन तो हो जाएगा, कंपटीशन रहेगा, लेकिन एक तरह से उनको प्रोटेक्शन मिलती है, संरक्षण मिलती है, जो अपने घरेलू उद्योग होते हैं। तो ये आपका आयात निर्यात दोनों पर लगता है, लेकिन मेनली ये आपका इम्पोर्ट पर लगाया जाता है, जो आयात होते हैं उनके पर लगाया जाता है। तो ये कई तरह का होता है, विशिष्ट टैरिफ होता है, राजस्व टैरिफ होता है, जैसे जैसे आवश्यकता होती है बहुत तरह का आपका ये टैरिफ होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा जब टैरिफ जो होते हैं वो व्यापार की मात्रा को कम कर देते हैं, क्योंकि मूल्य बढ़ जाएगा तो फायदा उतना नहीं रहेगा इम्पोर्ट में मंगा करके वस्तुओं को बेचने का, इसलिए धीरे धीरे क्या होता है जो ट्रेड होगा वो कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों की व्यापार की शर्तें आमतौर पर प्रतिकूल होती हैं क्योंकि terms of trade of developing countries are generally unfavorable because dash they export primary goods, they export value added goods, they export few goods, both A and B। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, एक तो होता है आपका जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित कंट्री है, और एक हो जाती है आपकी अविकसित कंट्रीज, यानी कि जहाँ विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, और थर्ड नंबर की हो जाती है विकासशील, जो कि डेवलपमेंट की स्टेज में है, जहाँ की विकास हो रहा है। तो जब विकासशील जो अर्थव्यवस्था वाली देश होते हैं, वहां पर जो व्यापार की शर्तें होती हैं, क्योंकि हर देश अपने यहाँ के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं उसको संरक्षण देने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस को अपने विदेशी व्यापार में रखता है, जिससे कि अपने इकोनॉमी को भी वो अपना एक मजबूती दे सके, सुदृढ़ बना सके। तो उसकी शर्तें प्रतिकूल क्यों होती है, अनफेवरेबल क्यों होती हैं? क्योंकि वे प्राथमिक वस्तु का निर्यात करते हैं, वे मूल्यवर्धित वस्तुओं का आयात करते हैं, वे बहुत कम माल निर्यात करते हैं, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही कंडीशंस रहती हैं। पहली बात, वो प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं, दूसरा हो जाता है कि मूल्यवर्धित वस्तुओं का आयात करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें सही रहती हैं। इसी वजह से क्या रहता है कि उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, वो प्रतिकूल होती हैं, अनफेवरेबल होती हैं। तो एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।